नमस्कार सभी को। आज हम लोग वर्ग दशम के भूगोल के तीसरे अध्याय यानी जल संसाधन को पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है और इस 3/4 भाग में से ये समझने की आवश्यकता है कि 3/4 भाग में से जो जल लवणीय है उसकी मात्रा बहुत अधिक है और जो अलवणीय जल है यानी कि जिसका उपयोग हम लोग पीने के लिए अथवा सिंचाई के लिए करते हैं उसकी मात्रा बहुत कम है। अलवणीय जल हमें भौम जल या अपवाह सतही अपवाह से प्राप्त होता है जिसका नवीकरण एवं पुनर्भरण जल चक्र द्वारा होता रहता है। पर अब हम लोग आए दिन सुनते रहते हैं कि यहाँ पे जल की कमी है, वहां पे सिंचाई की जल की कमी है, यहाँ पे पीने के पानी की कमी है। ऐसा क्यों होता है? एक अनुमान बताया गया है कि पूरे विश्व में 2025 तक लगभग 20 करोड़ लोग ऐसे हो जाएंगे जिन्हें पीने के पानी की समस्या होगी, यानी कि पीने के पानी की मात्रा पर्याप्त उन लोगों के पास उपलब्ध नहीं होगी। ऐसा क्यों है? जबकि जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है और पृथ्वी में, जैसा हम लोग पहले पढ़े कि पृथ्वी में भारी संख्या में जल संसाधन उपलब्ध है। तो हम लोग इन्हीं सब चीजों को जानेंगे इस पार्ट में। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि जल दुर्लभता यानी कि जल की कमी क्या है और कौन से कारक हैं जिसके कारण हमारे देश में जल दुर्लभता को सामना करना पड़ता है। जल दुर्लभता का तात्पर्य जल की कमी से है। जल की कमी से यानी कि अलवणीय जल की कमी से, वैसा जल जिसका इस्तेमाल हम लोग पीने के लिए या जिसका इस्तेमाल हम लोग सिंचाई के लिए कर सकते हैं। तो जब भी जल की कमी की बात होती है हमारे दिमाग में एक स्वतः रेगिस्तान का इमेज आ जाता है कि रेगिस्तान की तस्वीर दिमाग में आ जाती है कि महिलाएं लंबी लंबी दूरी तक माथे पे मटकी रखकर पानी को भरने के लिए जा रही हैं। परंतु इस टर्म को समझने की आवश्यकता है। जल दुर्लभता एक बहुत वाइड चीज है, बहुत वाइड स्कोप है इसको समझने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि जहां पे वर्षा बहुत कम होती है जल दुर्लभता सिर्फ उसी स्थानों पे होती है। ये एक कारक है, यानी कि वर्षा की वार्षिक और मौसमी भिन्नता जो समय और स्थान के अनुसार भिन्न भिन्न है वो एक जल दुर्लभता का एक कारक है। परंतु अधिकता जल की कमी इसके अति शोषण यानी कि जब इसका हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं, अत्यधिक दोहन और अत्यधिक प्रयोग, ये सब कुछ कारण ऐसे हैं। इसके अतिरिक्त जल का असमान वितरण, जल का प्रदूषण, ये सब भी एक ऐसे कारक हैं जिसके कारण जल दुर्लभता उत्पन्न होती है। यानी कि कहीं कहीं ऐसा भी है, एक प्रश्न आप लोगों के दिमाग में होगा कि क्या कोई ऐसा भी जगह हो सकता है जहां पे जल संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और वहां पे जल दुर्लभता की स्थिति हो? तो हाँ, बिल्कुल ऐसा संभव है। हमारे देश में कई सारे शहर ऐसे उदाहरण हैं जहां पे जल संसाधन की कमी नहीं है परंतु वहां जल दुर्लभता है, क्योंकि औद्योगिक प्रदूषण के कारण वहां के जल स्रोत जो हैं वो अब पीने के पानी को समुचित ढंग से प्रदान करने के लिए स्वस्थ नहीं है। यानी कि पीने का पानी जो हम वहां से लेते थे वो अब इतने दूषित हो गए हैं कि वो इंसानों के लिए हानिकारक हो गया है। स्वतंत्रता की प्राप्ति के उपरांत हमारे देश में दो ऐसे कारक हैं जिनके कारण जल दुर्लभता पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, यानी कि जल दुर्लभता जो बहुत ज्यादा बढ़ा। वो दो कारक यहाँ पे नोट करने की आवश्यकता है। पहला जो कारक है वो है शहरीकरण, जो सीधे तौर पे औद्योगिकीकरण भी कह सकते हैं इसको, औद्योगिकीकरण या शहरीकरण। इसके कारण क्या हुआ कि गांवों से बहुत बड़ी संख्या में लोग शहरों की ओर माइग्रेट किए और शहर जो छोटे थे वो धीरे धीरे बड़े होते गए और उद्योग धंधे लगते गए। उद्योग धंधों के कारण भारी मात्रा में प्रदूषण फैला और प्रदूषण के कारण हमारे जो जलचर है वो भी प्रदूषित होते गए। दूसरा एक कारण और है जो यहाँ पे नोट करने की जरूरत है, वो है हरित क्रांति। सुनने में भले ये अच्छा ना लगा हो पर हरित क्रांति भी कहीं ना कहीं जल दुर्लभता के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जहां पे खेती भारी मात्रा में होती है, जैसे पंजाब है या हरियाणा है, ऐसे जगहों पे जब आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि किसानों ने अपने अपने खेतों में अपने व्यक्तिगत बोरवेल या अपने व्यक्तिगत कुएं करवाए हैं। इनका परिणाम यह हुआ है कि हमारा भौम जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। शहरीकरण और बढ़ती आबादी के कारण लोगों की मांग भी बढ़ती गई, जिसके कारण ये हुआ कि बहुत विद्युत की आवश्यकता बहुत बढ़ गई। इसके कारण हमारे नदियों पर डैम बनाए गए जिसके कारण भी जल दुर्लभता की उत्पत्ति हुई
आज एक आंकड़े के अनुसार वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% जल विद्युत से उत्पन्न होता है। अभी जब बात बांधों की आई तो हम लोग ये भी जानेंगे आगे कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या है, इनके लाभ क्या हैं, इनकी हानियां क्या हैं और किस प्रकार से ये जल दुर्लभता से जुड़े हुए हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में, यूं तो हमारा देश शुरू से ही वैज्ञानिकों का देश रहा है, पर यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे पूर्वज जल दुर्लभता को लेकर और जल संग्रहण को लेकर हम लोगों से अधिक जागरूक थे। इसका उदाहरण बहुत सारा है। एक उदाहरण बताता हूं आप लोगों को, और भी कुछ उदाहरण बताऊंगा। तो सबसे पुराना जो उदाहरण अभी हम चर्चा करेंगे, 2-3 उदाहरण है जो बहुत पुराने हैं, उन पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो यहाँ पे उदाहरण है वो है ईसा से 1 शताब्दी पूर्व, यानी कि ईसा जब से शुरू हुआ, जैसे अभी हम लोग 2020 में हैं, तो उससे भी 1 शताब्दी पूर्व इलाहाबाद के नजदीक एक जगह है, उसका नाम है श्रृंगवेरा। इलाहाबाद के पास एक जगह है, उसका नाम है श्रृंगवेरा। वहां पे गंगा नदी बहती है। गंगा नदी के बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए और जल को संरक्षित करने के लिए उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र वहां पे ईसा से 1 शताब्दी पूर्व पहले ही बनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आप लोग सभी सुने होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय वो बहुत बड़े राजा थे, बहुत प्रतापी राजा थे। आप लोग सभी उनको जानते होंगे, इतिहास में पढ़े भी होंगे उनको। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय चंद्रगुप्त मौर्य ने बृहद स्तर पर बांध और सिंचाई तंत्रों का निर्माण कराया था। इसके अतिरिक्त कलिंग का नाम सुने होंगे आप लोगों ने। अशोक से कलिंग की लड़ाई हुई थी। कलिंग, नागार्जुनकोंडा जो वर्तमान में जिसे आंध्र प्रदेश कहा जाता है, और बेन्नूर जिसे वर्तमान में कर्नाटक, कोल्हापुर जिसे वर्तमान में हम लोग महाराष्ट्र कहते हैं, इसमें भी प्राचीन समय के उत्कृष्ट सिंचाई तंत्रों के उदाहरण हमें मिलते हैं, जो हम आज भी देख सकते हैं कि उस समय भी कैसे जल संग्रहण के लिए और सिंचाई के लिए ये सब सारे राज्यों में पुराने समय में व्यवस्था की गई थी। अब एक प्रश्न स्वाभाविक आता है कि बांध क्या है या बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या है। तो हमारे प्राचीन समय के जो बांध थे वो नदियों पर वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए बनाए जाते थे, ताकि उससे पीने का पानी और सिंचाई के लिए जो है सो पानी उपलब्ध हो सके। नदियों को रोक दिया जाता था, प्राय छोटी नदियों पे बनाया जाता था, रोक दिया जाता था, और जो पानी जमा होता था उसका इस्तेमाल सिंचाई के लिए किया जाता था और उसका इस्तेमाल पीने के पानी के लिए किया जाता था। परंतु आधुनिक समय में बांध पूरी तरह से बदल गए हैं और आधुनिक समय के बांध जो हैं इनका उपयोग उद्योग चलाने में इनका उपयोग होने लगा है, इनका उपयोग सिंचाई के लिए होने लगा है, इनका उपयोग पीने के लिए होने लगा है, इनका उपयोग बड़े शहरों को पानी सप्लाई करने के लिए इनका उपयोग होने लगा है, इनका उपयोग पर्यटन में हो रहा है, इनका उपयोग बाढ़ नियंत्रण में हो रहा है, इनका उपयोग मछली पालन के लिए हो रहा है, इनका उपयोग नौचारण के लिए हो रहा है। तो अभी के आधुनिक बांध पुराने बांधों की तुलना में बहुत बड़े हैं और बहुउद्देशीय परियोजना इन्हें ही कहा जाता है, यानी कि ये एक साथ बहुत सारे लक्ष्यों को साधते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि भारत में कौन कौन से बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। एक बात, आप भारत में जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं की तस्वीर देखेंगे उससे पहले एक बात यहां और बता देना चाहूंगा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता था। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी, ये उनका मानना था। इसलिए आधुनिक जो बांध हैं यानी कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो हैं उनको नेहरू जी ने मॉडर्न भारत का मंदिर कहा था, यानी कि टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का मंदिर करके इनको संबोधित किया गया था। तो एक बार फिर से समझ लीजिए बहुउद्देशीय परियोजनाओं से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से सबसे पहले हमें जल विद्युत, खेतों के लिए पानी यानी कि सिंचाई के लिए पानी, पीने के लिए पानी, शहरों के लिए पानी, उद्योगों के लिए पानी, मछली पालन, पर्यटन, नौकायन आदि इस तरह की बहुत सारी चीजें। इसके अतिरिक्त फिर बाढ़ नियंत्रण भी है। बाढ़ नियंत्रण और बहुत हद तक सुखाड़ पे भी हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना द्वारा नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। तो एक ही बांध बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करता है, इसलिए इन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि भाखड़ा नांगल ब्यास और सतलुज नदी के बेसिन में, यानी कि कह सकते हैं कि सतलुज नदी पर यह भाखड़ा नांगल बना हुआ है। आप टिहरी को भी देख सकते हैं।
टिहरी आपको दिख रहा होगा। फिर इधर आप सरदार सरोवर, कोयना, प्रवारा, तुंगभद्रा, नागार्जुन सागर, फिर इधर हीराकुंड, मैथान, पंचेत आदि बांध आपको दिख रहे होंगे। ये सब सारे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं। इस तस्वीर को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और किस नदी पे कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है इसको आप लोग याद भी कर लीजिएगा। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के क्या लाभ हैं वो हमने देख लिया। भारत में कितनी बहुउद्देशीय परियोजना किन किन नदियों पर है वो भी हम लोग जान लिए, तस्वीर में भी हम लोग देखे। अब इनके हानि पे भी चर्चा करेंगे। आधुनिक विश्व में बहुउद्देशीय परियोजनाओं के हानि और लाभ को लेकर एक बहुत बड़ा डिबेट छिड़ा हुआ है। लोग, कुछ पर्यावरणविद ऐसे हैं जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं को फेल मानते हैं और कुछ विकासविद ऐसे हैं जो कहते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे विकास के लिए आवश्यक है। तो विद्वानों का अलग अलग मत है, हम कोई निष्कर्ष पे भी नहीं पहुंच सकते। हम अभी विद्यालय में इस स्तर पे नहीं है कि हम इसका कोई निष्कर्ष निकालें, पर हम हानि और लाभ दोनों को पढ़ेंगे। हानि हम लोग लाभ को पढ़ चुके हैं, अब हम लोग हानि को जानेंगे। तो सबसे पहले ये चीज, इस चीज को समझिए कि नदी जो है वो एक पूरा जीवित तंत्र होता है। नदी को जब हम लोग रोक देते हैं, जब नदी पर बांध बनाते हैं तो उनका बहाव नियंत्रित हो जाता है। उनका जब प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है तो इसके कारण बहुत तलछट जो है सो जमा हो जाता है। जैसे हम रोक दिए तो वो अपने साथ जितना मृदा गाद सब लाती थी सब आके रुक गई और अत्यधिक तलछट नदी के तली में जमा हो जाता है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है। अधिक चट्टानी हो जाने के कारण क्या है, नदी में जो जलचर रहते हैं उनको खाने पीने की, यानी कि जिस तल पूरा चट्टानी हो जाने के बाद जो खाते थे, वो पीने का तो नहीं, जो खाते थे वो उन लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा, आजकल के समय में ये भी देखा गया है कि ये बहुउद्देशीय परियोजना जो बाढ़, ये एक अजीब विडंबना है कि जिन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाया गया था, उन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण ही बहुत बार बाढ़ आया है। महाराष्ट्र में 2006 में एक घटना हुई थी, आप लोगों को याद होगा शायद, कि वर्षा बहुत अत्यधिक हो गई तो बांध पे बहुत प्रेशर हो गया तो लगा बांध टूट जाएगा। तो उस वर्षा में जो ऑलरेडी पहले से बाढ़ की परिस्थिति बनी हुई थी तो बहुत सारा पानी उससे रिलीज किया गया, जिसके कारण बाढ़ की स्थिति बहुत भयावह हो गई और बहुत सारे लोगों की मौत भी हुई। और एक कारण क्या है कि जब हम लोग नदी में बांध बनाते हैं तो बांध नदी को टुकड़ों में बांट देता है, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीव, आप जानते हैं कि वो लोग लंबी दूरी तय करते हैं और तब अपने अंडे देते हैं, तो जलीय जीवों का रास्ता जो है सो वो अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण क्या है, उनकी संख्याओं में भी हम देखा गया कि लगातार ह्रास होते रहा है। अब बाढ़ के मैदानों में, यानी कि जहां पे मैदानी इलाकों में बांध बनाए गए हैं, वहां पे क्या हुआ है कि बहुत सारे वनस्पति जात, बहुत सारे बांधों के कारण बहुत सारे जंगल जो हैं सो बांध में, जो जब बांध बनता है तो बहुत पानी जब फैल जाता है बांध में रोकने के बाद, तो सारा वनस्पति, सारा जंगल जो है सो उसमें समाहित हो गया और वो समाज सदा के लिए समाप्त हो गया। तो इन सब कारणों के लेके भारत में भी बहुउद्देशीय परियोजनाओं का बहुत सारा विरोध हुआ। यहाँ पे भी बहुत सारे आंदोलन हुए, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन बहुत प्रमुख आंदोलन था जो बांधों के विरोध में था। फिर दूसरा एक आंदोलन और था, उसे टिहरी बांध आंदोलन कहते हैं, वो भी बहुत, टिहरी जो बांध बन रहा था उसके विरोध में वो आंदोलन हुआ। तो इस तरह बहुत सारा आंदोलन हुआ जो इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को खारिज करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आंदोलन बहुउद्देशीय परियोजनाओं का विरोध में था। किसानों का विस्थापन एक बहुत बड़ी समस्या है, वो भी आप लोग ध्यान से इसको दीजिएगा, इस चीज को, कि किसानों का विस्थापन, जब हम किसी नदी पे बांध बनाते हैं तो बहुत सारा एरिया डूब जाता है। इससे बहुत सारे लोग, या तो उनका जमीन पूरा चला जाता है या फिर पार्सली बच जाता है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं का जितना लाभ सोचा गया था उतना लाभ वैसे उन स्थानीय लोगों को नहीं हो पा रहा है जहां पे ये परियोजनाएं बनाई गई हैं। जैसा कि पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि हमारे पूर्वज वर्षा जल संग्रहण के मामले में या भौम जल संग्रहण के मामले में या बाढ़ जल संग्रहण के मामले में हम लोगों से काफी आगे थे। तो इसी क्रम में हम देखेंगे कि प्राचीन भारत में पहाड़ी क्षेत्रों, यानी कि पश्चिमी हिमालय में, उसे कुल कहा जाता है। कुल जैसी वाहिकाएं नदी की धारा की रास्ता को बदलकर, यानी कि पहाड़ में छोटी छोटी नदियां बहती है, वहां पे बड़ी नदियां नहीं बहती है, पहाड़ से नदियां उतर रही हैं, उसकी धारा को परिवर्तित करके
उसको खेतों की ओर मोड़ दिया जाता था और उसकी वाहिकाएं उसको टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाता था, यानी कि एक मुख्य धारा है उसको 3-4 धाराओं में बांट दिया गया और उससे सिंचाई का काम लिया जाता था। इसे हम लोग कुल कहते हैं। पश्चिमी भारत, राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण शुरू से ही किया जाता रहा है, क्योंकि वहां पे वर्षा कम होती है। तो विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण, आजकल रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काफी प्रचलन है। सरकार हम लोगों को इस चीज के लिए काफी प्रोत्साहित कर रही है कि हम लोग ये छत जल संग्रहण यानी कि वर्षा जल संग्रहण करें। हम आगे देखेंगे तस्वीरों में कि वर्षा जल संग्रहण की क्या क्या टेक्नोलॉजी हम लोग अपनाते हैं। पर राजस्थान में छत जल वर्षा संग्रहण का तरीका आम था। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों को सिंचाई के लिए वाड़ जल वाहिकाएं बनाते थे, यानी कि वाड़ के जल को जो है वो लोग खेतों में नालियां टाइप का बनाकर उसको स्टोर कर लेते थे, ताकि उसको बाद में जो है सो उसका इस्तेमाल किया जा सके। राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों, विशेषकर बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर, याद रखिएगा बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए छत जल संग्रहण उसकी टेक्नोलॉजी अपनाई गई थी। और उसे क्या किया जाता था, भूमिगत टैंक, एक छत्र जल संग्रहण, छत से पानी को एक भूमिगत टैंक बनाया जाता था, जिसे वो लोग टोंक कहते हैं या टांका, टोंक या टांका उसे कहा करते थे। उसका आकार जो है सो एक कमरे के बराबर भी हो सकता था। टोंक छोटे भी, टांका छोटे भी होते हैं और बड़े भी हो सकते थे। इसमें एक चीज याद रखिएगा, इसमें पानी को लगभग 1 वर्ष तक स्टोर किया जा सकता था। ये महत्वपूर्ण है, इसमें पानी को लगभग 1 वर्ष तक हम लोग स्टोर कर सकते थे। फिर में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार छतों से पाइप के माध्यम से, यानी कि छतों पर जो वर्षा होती है, वो छतों पे उस वर्षा को एक जगह पाइप के माध्यम से कलेक्ट करके, पाइप के माध्यम से हम लोग फिर बीच में एक फिल्टर जैसा लगाते हैं। वो फिल्टर हम लोग बना भी सकते हैं, जैसे एक जगह यहाँ पे देख सकते हैं कि चारकोल का फिल्टर बनाया हुआ है और दूसरे जगह हम लोग फिल्टर लगाए हैं। 2 तस्वीर अलग अलग है। तो फिल्टर बना के या फिल्टर, नेचुरल फिल्टर का इस्तेमाल करके हम लोग उस पानी को वापस कैसे जमीन में डाल देते हैं। इस मेथड से, इस तरीके से हम लोग भूजल स्तर को काफी बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी शिकायत अथवा सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। कोई भी बच्चों को कोई भी प्रश्न हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आगे भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।